अपना जो बिजनेस था उसको छोड़कर समाज सेवा में लग जाऊंगा। तो हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है कि जैन साहब यहाँ आए हैं। मैं चाहूँगा कि जैन साहब भी अपने ख्यालात का इजहार करें और आप लोगों को बताएं। ये शेर वसीम बरेलवी का कि जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। क्या दिखा रहे हैं? इससे क्या चीज सीखेंगे? लालू प्रसाद जी जेल गए, मीडिया उसका बचपन दिखा रहा है, बचपन में यहाँ पढ़े थे, स्कूल में यहाँ पढ़े, उन्होंने ये किया, उन्होंने, अरे वो कोई प्रधानमंत्री नहीं बने हैं, वो जेल गए और मीडिया इस तरह से दिखा रहा है वो प्रधानमंत्री बन गए। तो ये दुख होता है कि मीडिया को जो अच्छी बातें दिखानी चाहिए वो मीडिया नहीं दिखाता है। कहीं भी अच्छे काम होते हैं मीडिया आता ही नहीं है, दिखाता नहीं है, लेकिन गलत बातों को दिखा रहा है। ये मेरी समझ में ये इसका क्या उपाय हो सकता है, सोचना चाहिए, लेकिन ये रुकना चाहिए। सैयद साहब ने एक और बात कही जो सिलाई की, एक छोटा सा प्रोग्राम चलाते हैं जिसमें बहनें सिलाई सीखती हैं। सैयद साहब ने ये तो बता दिया कि वहाँ पे 90% मुस्लिम महिलाएं हैं और 10% दूसरी महिलाएं वहाँ सीखती हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि वहाँ सिखाने वाली तीनों बहनें मुस्लिम हैं जो उनको सिखाती है। तो एक छोटा सा है। दूसरा, उन्होंने अपने भाषण में उस दिन इतनी अच्छी बात कही, ये सिलाई तो छोटा सा काम है, एक सिलाई मशीन है और सीख रहे हैं, छोटी सी बात है, लेकिन आपने कहा कि ये सिलाई सीखना, सिलाई का मतलब होता है 2 कटे हुए कपड़ों को जोड़ना। सिलाई का मतलब खाली ये सिलाई तक आप नहीं रहो, सिलाई का मतलब होता है 2 कटे हुए कपड़ों को जोड़ना। और आपको, हमको, सबको कटे हुए, अगर दिल कटे हुए हैं उनको सबको जोड़ना है। तो ये कितनी बड़ी बात उन्होंने उस संदर्भ में कही। तो ये बातें याद रखने लायक होती है। मैं सोचता हूँ कि हमारा देश, मैं कई देशों में घूमने का मौका मिला, लेकिन मेरे को लगता है कि हिंदुस्तान में जो चीज़ है दूसरे देशों में वो चीज़ नहीं है। साफ़ सुथरे ज़रूर हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत प्रोग्रेस की है, लेकिन जो बात हिंदुस्तान में है, इतने लोग हैं यहाँ पे, हम लोग सब मिल के रहते हैं, इतनी भाषाएँ, इतनी वेशभूषाएँ, इतने त्यौहार जो मनाते हैं, इतने धर्म हैं, शायद कोई दूसरे देश में नहीं है, कहीं पे भी नहीं मिलेंगे आपको। सारे रंग हिंदुस्तान में हैं और हिंदुस्तान में धन भी बहुत है। जितना हमको खनिज पदार्थ, खनिज हमारे भूमि में है, शायद विश्व में कहीं नहीं है। सोने की चिड़िया आज भी हमारा देश है, लेकिन क्या कमी है देश में, क्या समस्या, ये हम लोगों को सोचने की ज़रूरत है। इतना कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं कोई कमी है। और जैसे एजुकेशन की बात हुई, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, बच्चों को पढ़ना लिखाना तालीम देना बहुत ज़रूरी है, लेकिन एजुकेशन के साथ एथिक्स भी आनी ज़रूरी है। हम उसको संस्कार भी दें, नैतिक शिक्षा भी दें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना ये एजुकेशन भी गड़बड़ हो जाती है। अब देखिए, जो बच्चे को हमने एक डॉक्टर बनाया, डॉक्टर बीमार को इलाज करता है, लोगों को बचाता है, जान बचाता है, लेकिन वही डॉक्टर जो कन्या भ्रूण हत्या होती है वही डॉक्टर ही करता है, कोई दूसरा तो नहीं कर सकता। तो वो एक हत्या का काम भी कर रहा है, वो भी डॉक्टर है, पढ़ा लिखा है। जो हथियार बन रहे हैं वो भी कोई इंजीनियर बना रहे हैं, कोई वैज्ञानिक बना रहे हैं, जो गलत काम हो रहे हैं। कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर भी एक इंजीनियर बनाता है, तो कंप्यूटर का वायरस भी कोई अनपढ़ नहीं बना सकता, उसको भी बहुत बड़ा इंजीनियर होना जरूरी है। तो ये संस्कार आने जरूरी हैं। और हमारे देश में जो सबसे बड़ी कमी मैं देख रहा हूँ वो है कि हमारे लीडर अच्छे नहीं हैं। अगर लीडर अच्छे हो जाएं, देश के सोचने वाले, समाज को सोचने वाले, गरीबों को सोचने वाले लीडर हो जाएं, तो इस देश में कोई कमी नहीं है। लेकिन हमारे लीडर आप देखिए केवल स्वार्थ में डूबे हुए हैं, करोड़ों करोड़ों के घोटाले हो रहे हैं, वो पैसे उनके काम नहीं आएंगे। मैं तो ये पागलपन मानता हूँ। एक लिमिट तक पैसा जरूरत है भाई, 1 करोड़ हो गया, 2 करोड़ हो गया, जरूरत है, लेकिन हजारों करोड़ जो वो कभी जिंदगी में खर्च नहीं कर सकते, और उसका कोई, फिर भी उसका कोई अंत नहीं हो रहा है, फिर भी घोटाले किए जा रहे हैं। क्या करेंगे? मैं तो एक बीमारी सोच रहा हूँ कि ये इनको एक बीमारी है पैसों की, पैसे इकट्ठे करने की, समाज के लिए नहीं सोच रहे हैं। कुछ लोगों ने ये कहा कि हमारे समाज के लोग नेता बने, उनको टिकट मिले। ऐसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीटिंग चल रही थी कि आप ये जातिवाद के बारे में क्या कहते हैं। मैंने उनको कहा जातिवाद भी
गलत है तो है, लेकिन जाति का आदमी अगर अपने जाति की भलाई करे तो भी अच्छा है। अगर सभी अपनी अपनी जातियों की भलाई करे तो सभी समाज अच्छे हो जाएंगे। और कोई एक तबके का प्रोग्रेस होने से देश की प्रोग्रेस नहीं होगी, सभी की प्रोग्रेस जरूरी है, सभी समाज की, सभी तबकों की प्रोग्रेस होनी जरूरी है। अगर एक समाज ज़्यादा प्रोग्रेस करेगा या एक समाज नहीं करेगा तो भी उसका कोई मतलब नहीं है। तो आप लोग सभी पूरे हिंदुस्तान से हैं और मैं चाहता हूँ ये भाईचारे का माहौल आप पूरे हिंदुस्तान में बनाए जैसा आपने बनाया, बहुत ही अच्छा लगा। और दूसरा मैं ये एक बात और कहना चाहता हूँ कि आज जो मैं देख रहा हूँ, गलत आदमियों का सम्मान हो रहा है। चाणक्य ने भी कहा था कि जिस देश में गलत व्यक्तियों का, बेईमान लोगों का, अपराधी लोगों का सम्मान होने लग जाएगा वो देश नष्ट हो जाएगा। और आप हिंदुस्तान में देख रहे हैं, व्यक्ति सम्मान देने के लायक नहीं है, बेईमान है, भ्रष्टाचारी, सब जानते हैं। जानते हुए भी अगर हम उसको माला पहना रहे हैं या उसके जयकारे लगा रहे हैं तो हम क्या चाहते हैं? देखिए, अपराधी के हम जयकारे लगाएंगे, अपराध बढ़ेगा। बेईमान के हम लगाएंगे, बेईमानी बढ़ेगी। तो क्या हम बढ़ाना चाहते हैं? क्या हम चाहते हैं पूरे हिंदुस्तान में अपराध बढ़ जाएं, हमारी बहन बेटियां ठीक से नहीं रह सके, उनकी सुरक्षा नहीं रहे? तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि हम गलत लोगों का साथ नहीं दें, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमने एक स्कूल में एक ऐसे व्यक्ति को बुलाया जिसके चरित्र पे अखबारों में काफ़ी छपा था कुछ दिन पहले ही। ऐसे व्यक्ति को चीफ गेस्ट बनाया स्कूल में। 2 लड़के तैयार हुए, हमारी बात से तैयार हुए कि चलो ठीक है हम बात ये उठाएंगे। तो वो चीफ गेस्ट आए तो प्रोग्राम में 2 बच्चों ने कहा कि आपने जिनको मुख्य अतिथि बनाया है क्या हम उनका सम्मान करें या क्या करें, आप बताइए। मैनेजमेंट से पूछा क्या हमको क्या संस्कार आप देना चाहते हैं। पूरे शहर में वो बात गई, पूरे शहर में, केवल 2 बच्चों से। तो हम गलत व्यक्तियों का अगर सम्मान देंगे तो गलती बढ़ेगी। हमको सोचना है कि हम क्या चाहते हैं। दूसरा, अगर समय हो तो मैं 1 मिनट, जैसे आप एजुकेशन की बात चल रही थी तो मैं एक बात कहता हूँ कि प्लानिंग होनी जरूरी है, हर चीज़ की प्लानिंग हम करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने फिर राजनीति में नहीं गए लेकिन सेवाएं, समाज सेवा में चले गए और बहुत सारी स्कूलें बनाई उन्होंने, लड़कियों की बनाई, लड़कों की आज़ादी के बाद की बात है। एक स्कूल में पौधे लगाए, जंगल में थी स्कूल, खुली जगह में थी, एक पौधे लगाए, पौधे लगाए तो वहाँ तूफान चलते हैं, आप जानते हैं। मैं चूरू का हूँ, सदार शहर, जहाँ बहुत रेगिस्तान है और आंधी तूफान चलते हैं। तो पिताजी ने बागवान को बुलाया कि कहा कि इनके एक लकड़ी लगा दो, सहारा लगा दो, वरना ये पौधे उखड़ जाएंगे। बागवान ने कहा पिताजी को कि नहीं बाबूजी, अगर इनके हम सहारा लगा देंगे तो इनकी जड़ें कमज़ोर रह जाएगी और इनके हवा के जितने थपेड़े लगेंगे उनकी जड़ें उतनी मजबूत होगी। पिताजी ने वो बात पकड़ ली। हम 8 भाई बहन थे, हमको बोला कि अब आपका कोई सहारा नहीं है, आपको खुद कोई काम करना है और खुद कोई पढ़ाई करनी है। तो मैं आप बताऊं, जैसा अभी सुजात भाई ने कहा कि मैंने 50 साल में बिजनेस से, मेरे 8वीं में जब पढ़ता था पिताजी ने बहुत सामाजिक काम किए। तो आप जानते हैं कि वो बिज़नेस उन्होंने कभी नहीं किया, तो चंदा लेके ही काम किए, समाज ने काफ़ी दिया और उन्होंने बहुत काम भी किए। लेकिन एक ऐसी घटना हो गई, मैं 8वीं में पढ़ता था, पिताजी को किसी ने कुछ ऐसी बात कह दी तो बहुत मन को खराब लगी। मैं 8वीं में पढ़ता था, तभी मैंने ये प्रण किया था कि मेरे को पैसे कमाने हैं और पिताजी ने जितना चंदा लिया है उससे ज़्यादा मेरे को खर्च करना है, ऐसे एक दिमाग में बात। तो ये जब दिमाग में बैठ गई, मैं 8वीं में था तो वो दिमाग में थी, तो वो काम मैंने दिमाग उसी तरफ दौड़ने लगा। तो मैंने बिजनेस किया, पैसे कमाए, लेकिन साथ साथ में मैंने ये संकल्प भी लिया, चूंकि पिताजी ने पूरी समाज सेवा की, मैं 50 साल बाद बिजनेस छोड़ दूंगा। तो ये बहुत अच्छा हुआ मेरे लिए। जब मैंने ये प्लानिंग कर ली कि मैं 50 साल बाद में बिजनेस मेरे को छोड़ना है, तो मैंने देखा कि पहले मैं मकान भी खरीद लूँ, क्योंकि बाद में किराया कौन देगा। मैं अपने बेटियों की शादी, 2 बेटियां हैं मेरे, दोनों ने इंजीनियरिंग की है कंप्यूटर साइंस में। मैंने कहा इनकी शादी की भी व्यवस्था करनी है, क्योंकि बाद में कौन करेगा, पैसे कहाँ से आएंगे, बाई चांस कोई दिक्कत आ जाए। तो मेरे अच्छा हो गया कि 50 साल में मैंने सारे काम कर दिए जो मेरे को करने थे। पारिवारिक जितनी जिम्मेदारियां थी मैंने पूरी कंप्लीट कर ली। अगर मेरा 50 साल का ये प्रण नहीं होता तो हो सकता है वो चलता रहता। तो मैं बोलूँ कि जो प्लानिंग मेरी तो अपने आप हो गई, मैंने की नहीं, लेकिन ये प्लानिंग अब
जीवन की एक प्लानिंग होनी जरूरी है कि हम क्या करना चाहते हैं, और अगर आप प्लानिंग कर लेते हैं तो वो काम हो जाएगा, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। अगर आपने दिल से क्यों सोच लिया कि मेरे को ये काम करना है, वो काम 100% होगा। लेट हो सकती है, तकलीफ़ें आ सकती है, लेकिन होगा जरूर। पिताजी की मैं एक कविता के साथ मैं समापन करना चाहूँगा। काफ़ी टाइम तो लिया लेकिन अच्छा लगा। पिताजी की एक कविता है, उन्होंने काफ़ी संघर्ष किए, तो एक कविता उनकी है, एक के बाद एक मुसीबत आती रही, एक के बाद एक मुसीबत आती रही, एक से बढ़कर एक गजब ढाती रही। पूछा मैंने मुसीबतों से कुछ दिन, एक से बढ़कर एक गजब ढाती रही, कुछ दिन रही और चल दी। मुसीबतें कुछ दिन रही और चल दी। पूछा मैंने मुसीबतों से लौट के कब आओगी, बोली मुसीबतें क्या खा खाएंगी। कभी समझा तुमने हमको मुसीबत को मुसीबत ही नहीं समझा तो वो क्या आएंगी, वो काहे को आएंगी जब आपने कुछ समझा ही नहीं। तो इस तरह से मुसीबतों तो आती रहेंगी और जाती रहेंगी। वो अपना काम करेंगे, हमको अपना काम करना है। तो बहुत अच्छा लगा, पूरे देश से आप आए हुए हैं, सभी से बातचीत हुई, और जिस माहौल में बातचीत हुई, जो पैगाम यहाँ से जाएगा, मैं बोलता हूँ पूरे देश में जाना चाहिए। और बिना भाईचारे के, बिना हम मेल जोल के देश की प्रगति संभव नहीं है। हम सब मिलके ही करेंगे तभी देश की प्रगति हो सकती है, वरना कुछ न कुछ विनाश ही होगा, कोई अच्छा नहीं होगा। और हमारे नेता जो हमको लड़ाते हैं, हमको उनसे सावधान रहना है, क्योंकि उनका कुछ नहीं बिगड़ता, उनका कुछ नहीं बिगड़ता। निर्दोष लोग परेशान हो जाते हैं, मारे भी जाते हैं, घर बार छूट जाते हैं, लेकिन उन नेताओं का कुछ नहीं बिगड़ता। अतः हमको सबसे बड़ी चीज़ ये मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि नेता उसी व्यक्ति को बनाइए जो नेता बनने के लायक हो। बेईमानों को नेता मत बनाइए, अपराधियों को नेता मत बनाइए। आप लोग हम लोग जिनका साथ देंगे वैसे ही लोग आएंगे। अगर हम गलत लोगों का साथ देंगे तो गलत चलाएंगे। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत मखसूस अंदाज में बताया कि अपने समाज में, अपने गांव में समाज का सेवा किस तरीके से करना है। और जब एक इंसान समाज सेवक बनकर अपनी कौम के सामने आता है तो उसका मर्तबा कितना बुलंद होता है। और जनाब अरोरा साहब ने तो बड़े अच्छे अच्छे नुक्ते पर नज़र डाली, बताया कि एक बच्चा के सामने जो भी बात रखी जाती है वो बच्चा उस दिल को कैच कर लेता है। किसी ने कहा था कि 1 साल से 5 साल के बच्चे का दिल एक साफो शफाफ आईने की तरह होता है। जैसा चेहरा उस बच्चे को दिखलाया जाता है वैसे ही चेहरा देख करके वो बच्चा अमल करता है। इनके गुफ्तगू के दरमियान मुझे एक बात याद आ गई। एक पादरी साहब ने कहा था, अगर 5 साल के बच्चे को अगर मुझे दे दिया जाए तो मैं 10 साल के अंदर अंदर उसे 60 साल का एक ज़ईफ पादरी बना करके मैं कौम को दे दूंगा। एक बच्चे का ज़हन, एक बच्चे का दिल ऐसा होता है कि वो आपके हाँ पर हाँ कहने के लिए हमेशा तैयार रहता है। मैं बड़ी तेजी के साथ इज्जतमाब हजरत शाहिद मिसबाही साहब की बारगाह में बमुअद्दिबाना अरीज़ा पेश करूंगा कि आप माइक पर आए और पूरे यूपी में जो MSO ऑफ इंडिया की एक्टिविटीज़ का जो काम चल रहा है और MSO के बारे में इजहार ख्यालात फरमाइए। माइक पर जनाब शाहिद, MSO प्रेसिडेंट ऑफ यूपी। स्टेज पर रौनक अफरोज़ ओहदेदारान, उलमाए किराम और दीगर MSO के ज़िम्मेदारान, दरगाह कमेटी के मेंबरान और तमाम सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद।
फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए सबसे पहले बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिये दरूद सलाम पेश कर लें। पढ़िए बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क़ के इम्तिहान और भी हैं। तू शाही है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे आगे आसमां और भी हैं। गए दिन के तन्हा था मैं अंजुमन में, अब यहाँ मेरे राज़दां और भी हैं। सबसे पहले मैं MSO के इब्तिदाई अय्याम से शुरू करता हूँ। MSO की इब्तिदा कैसे हुई, किन हालात में हुई, किस पस मंज़र में हुई और कैसे कैसे इसका इर्तिका हुआ, कैसे इसने इर्तिकाई मनाजिल तय किए, इस तरफ कुछ इशारे करते हुए मैं MSO के पैगाम की तरफ आता हूँ, MSO के मिशन की तरफ आता हूँ। 1977 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वहाँ के एक जांबाज तालिब इल्म, जिन्हें मैं आज इस स्टेज से खराज अकीदत पेश करता हूँ, उनकी निगरानी में चंद तलबा ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में MSO की बुनियाद डाली। इस्लामी अकायद की सही तशरीह, जो हमारी मुस्लिम यूथ है, जो नौजवान तबका है, असरी तालीम याफ्ता तबका है, जो असरी इदारों से जुड़ा हुआ तबका है, यूनिवर्सिटी